नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। इस देश में सरकारी खजाने से बांटी जा रही रेवड़ियां कब तक चलेगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत ही सख्त और तल्ख टिप्पणी की है। कुछ अखबारों की कटिंग आपको दिखाता हूं। भास्कर न्यूज के हवाले से सुप्रीम कोर्ट दो टूक फ्री बीज के चुनावी वादे पर सुप्रीम कोर्ट नाराज। मुफ्त की चीजों के चलते लोग काम नहीं करते, क्या परजीवी नहीं बना रहे? दूसरा, एक आप खबर देखिए, बिकॉज ऑफ फ्री बीज पीपुल डोंट वांट टू वर्क। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस B.R. Gavai questions whether unregulated welfare scheme discourage the poor from contributing to the development. The court was hearing plea dealing with the lack of night shelters. इस तरह के बहुत सारे टिप्पणी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं। आइए इस पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं कि यह मामला क्या है। यह बात आम जनता को, यह वीडियो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिशियंस को जरूर देखना चाहिए। मैं सिलसिलेवार ढंग से, बिल्कुल सिंपल शब्दों में, सामान्य शब्दों में इस पूरे मसले को समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे पास बहुत से आंकड़े हैं, भारत सरकार के बजट के आंकड़े हैं, कुछ आंकड़े मेरे पास बिहार सरकार के हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कुछ डेटा है मेरे पास, वो हम आपको दिखाएंगे, और IMF की एक रिपोर्ट है, उसके हवाले से भी मैं आपसे बात करूंगी कि स्थिति क्या है। सबसे पहले समझिए कि यह जो फ्री बीज का मामला है, ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार उठा है और उसके बाद ये कदाचित अंतिम बार हो रहा है। इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। यह मामला वर्तमान में श्री अश्विनी उपाध्याय, एक बहुत नामी वकील हैं, उन्होंने सबसे पहले जनवरी 2022 में एक रेट पिटीशन दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में, जो बाद में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में बदल गया। इसकी संख्या थी 43/2022। इसको मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। इस पर सुनवाई प्रारंभ हुई और इसमें अन्य चीजों के अलावा जिस चीज पर बात की गई वो ये थी कि इसके पहले एक इसी तरह का जजमेंट हुआ था। वो जजमेंट में अगर मुझे ठीक से याद है तो उसमें तमिलनाडु में उस वक्त की जो सरकार थी, उसके फ्री बीज के मामले में एक कोर्ट में केस दर्ज हुआ था, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जो फैसला सुनाया, वो फैसला बेसिकली आप इसको यूं समझे कि वो फैसला बालाजी केस के नाम से जाना जाता है। 3 जजों की ये जो बेंच थी, इसने सुनाया कि नहीं, इस पर हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ये स्टेट का अपना प्रेरोगेटिव है। तो ये अश्विनी उपाध्याय जी ने जो केस किया है, वह केस बेसिकली उसी समय से चलता आ रहा है, 2022 से चलता रहा। मैं पहले सीक्वेंस थोड़ा बता देता हूं, उसके बाद मैं इसका इंटरप्रिटेशन करूं। इसमें अन्य चीजों के अलावा इस रेट पिटीशन में यह मांग किया गया था कि ये जो फ्री बीज कल्चर है, इसको बंद करना चाहिए। क्यों बंद करना चाहिए? क्योंकि ये टैक्स पेयर के पैसे से को अनावश्यक रूप से खर्च किया जा रहा है, और ये संविधान के अनुच्छेद 162 जिसमें एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस इशू करने के अधिकार होते हैं सरकार को, इस पर सवाल उठाया गया था कि ये एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन से ये पैसे कैसे खर्च हो सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल 266, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, इसमें खर्च करने के लिए संविधान में प्रावधान दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ इसका खर्च किया जाना चाहिए पब्लिक पर्पस में।
और संविधान का अनुच्छेद 282 इसमें बताया गया है कि स्टेट को, मैं जब स्टेट कह रहा हूं तो उसका मतलब गवर्नमेंट हुआ, वेदर इट इज यूनियन गवर्नमेंट और इट इज स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी, तो इसमें पब्लिक पर्पस के लिए ही राशि खर्च की जानी चाहिए। इसमें बहुत तरह का डिटेल्स आरबीआई के आंकड़े दिए गए हैं कि कैसे आरबीआई लगातार कह रहा है कि स्टेट का फाइनेंस बहुत गड़बड़ हो रहा है, बजटरी डिफिसिट बढ़ रही है, देश पर कर्ज बढ़ रहा है, और जबकि टैक्स पेयर्स के पैसे या जो बजटरी प्रोविजन है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ में, एजुकेशन में, इन चीजों में खर्च किया जाना चाहिए। इस पर सुनवाई प्रारंभ हुई। उसके बाद आपको याद होगा कि ये रिट पिटीशन बेसिकली नरेंद्र मोदी जी ने एक भाषण दिया था, अगर मुझे ठीक से याद हो तो ये भाषण उन्होंने 16 जुलाई 2022 को दिया था, और उन्होंने कहा था पब्लिक एड्रेस करते हुए कि अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड टू कलेक्ट वोट्स बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री रेवड़ीज। ये रेवड़ी कल्चर देश के लिए बड़ा घातक। एक तरह से उन्होंने जो हमला किया था, आप पार्टी पर हमला किया था, क्योंकि उनका कवच योजना, फ्री में बस में महिलाओं को ट्रेवल करने की योजना, फ्री 200 यूनिट तक बिजली देने की योजना, फ्री पानी देने की योजना, इस तरह की बहुत सारी योजना सभी राज्य बनाती हैं, उस पर हम आगे चर्चा करें। तो ये रिट पिटीशन जब फाइल हुआ तो अगस्त 2022 में आम आदमी पार्टी ने भी उसमें हस्तक्षेप किया, उसमें एक और पिटीशन लगाया सुप्रीम कोर्ट में इसी केस के मुतालिक, और अश्विनी उपाध्याय जी ने जो केस किया था, जो रिट किया था, उसमें जो मांगे उठाई थी उसका उसने विरोध किया आप आदमी पार्टी ने, और कहा कि ये पॉलिटिकल पार्टी का प्रेरोगेटिव है, संविधान में उसको अधिकार दिए गए हैं, जो सरकार बनाएगा, ये एग्जीक्यूटिव काम है, इसमें कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसी बीच नोटिस वगैरह इशू हुआ था, इलेक्शन कमीशन को नोटिस हुआ, केंद्र सरकार को भी नोटिस इशू हुआ। अभी ये जो टिप्पणी आप देख रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, इसमें सरकार की ओर से तुषार मेहता जी बहस कर रहे हैं, और बाकी बहुत सारे पिटीशंस को क्लब करके इसमें बहस चल रहा है। तो अप्रैल 2022 में ही इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट दायर करके कहा कि यह मेरा प्रेरोगेटिव नहीं है, दिस इज नॉट माय प्रेरोगेटिव, ये मेरा प्रेरोगेटिव नहीं है, और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और अगर हम इसमें कुछ करते हैं तो यह बेसिकली संविधान में दिए गए अधिकार का एक तरह से आउटरीच होगा। ये पॉलिटिकल पार्टीज को तय करनी है, और ये पब्लिक को तय करना है कि पब्लिक इसको कैसे लेती है। इसी बीच एक और मजेदार बात हुई। एक टैक्स पेयर्स एसोसिएशन है, इस टैक्स पेयर्स एसोसिएशन ने भी इसी में एक एप्लीकेशन फाइल किया, और उसने कहा कि इसका टैक्स पेयर्स एसोसिएशन ऑफ भारत, ये 10 अगस्त 2022 को इसने भी एक पिटीशन लगाया, मतलब उसको आईए बोलते हैं, लगाकर कहा, कोर्ट से प्रे किया, मैं इन सभी चीजों को दिखाने का प्रयास करता हूं आपको। इसने प्रे किया कि हम लोग टैक्स पेयर्स का जो पैसा है, जो स्टेट एक्सचेकर में यानी राज्य के खजाने में जाता है, ये फ्री बीज बांटने के चलते एक तरफ स्टेट की इकोनॉमी खराब हो रही है, और वहीं दूसरी तरफ हम लोगों के टैक्स का पैसा बेजाया जा रहा है। और इस पिटीशन में उसने बहुत सारे डेटा दिए हैं, आरबीआई के डेटा दिए हैं, नेशनल एनएसएसओ का डेटा दिया कि कैसे इकोनॉमी श्रिंक कर रही है, बजट डेफिसिट बढ़ रहा है, घाटे बढ़ रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो ये चल ही रहा था। उसके बाद फिर एक विजय सरदाना जी हैं, वो भी एक बहुत नामी व्यक्ति हैं, उन्होंने भी पिटीशन दिया और इसी तरह की बात कही, और ये बहुत सारे पिटीशंस इसमें क्लब हुए, और उसके बाद अब ये सुनवाई लगातार हो रही है। तो आप यूं समझें कि 2022 से ही चल रहा है। और मैंने आपको बताया कि इसके पहले बालाजी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, तो इसमें यह भी प्रे किया जा रहा है कि उस पर भी सुनवाई करने की आवश्यकता है। तो जो ओरिजिनल पिटीशन डाला गया था उसमें 2 जजों की बेंच में ये था, अगर मुझे ठीक से याद हो। तो उसके बाद फिर इसमें उन दोनों जजेस ने अगस्त 2022 में सुनवाई करते हुए कहा कि चूंकि ये मैटर जो है वो बहुत इसमें सब्सटैंशियल
जो सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ और ये बहुत सारी चीज़ों को बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली सुनना पड़ेगा, इसलिए इसको 3 जजों की बेंच में इसको लोगों ने रेफर कर दिया। तो इस पर अभी सुनवाई चल रही है। केंद्र सरकार भी इसमें पार्टी है और इलेक्शन कमीशन भी पार्टी है। और जैसा मैंने बताया कि कई एक रेट पिटीशंस हैं, एक चंद्रशेखर जी है, उनका रेट पिटीशन आ गया, बहुत सारे, तो सबको क्लब करके कॉम्प्रिहेंसिवली सुप्रीम कोर्ट इसको सुन रही है और ऐसी अपेक्षा की जा रही है कि इसमें कोई बहुत कड़ा फैसला आने की संभावना है। मेरे हाथ में ये संविधान का किताब भी है। मैंने बताया कि आर्टिकल 162 और 266, 282 आदि को रेफर किया गया है और उसमें अश्विनी उपाध्याय जी ने अपने पिटीशन में यह भी प्रे किया है कि जो इलेक्शन कंडक्ट करने से संबंधित एक रूल है उसको उसमें भी उन्होंने प्रे किया है। इलेक्शन सिंबल ऑर्डर उसको बोलते हैं, 1968 का एक इलेक्शन सिंबल दिया जाता है, ऑर्डर है, उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि इलेक्शन कमीशन को इसमें ऐसे प्रोविजन ऐड कर देने चाहिए कि अगर कोई फ्रीबीज अपने घोषणा पत्र में देने का डिक्लेरेशन करता है या देता है तो उनके सिंबल को फ्रीज कर लिया जाए और उनको डिबार कर दिया जाए। ये सारी चीजें चल रही है। अब थोड़ा हम आपसे आगे बढ़ते हैं और मैं आपको कुछ चीज दिखाने का प्रयास करता हूं। ये 3 बीज कल्चर के चलते चीजें कितनी बिगड़ी है और ये 2 पक्ष है। एक तो ये फ्री बीज कल्चर है, तो इसको क्या सिर्फ जो गरीब लोगों को फ्री बीज दिया जा रहा है उसी पर चर्चा होना चाहिए। फ्री बीज और वेलफेयर स्कीम में क्या अंतर है, इस पर भी एक प्रश्न है जिस पर सुप्रीम कोर्ट को इसमें निर्णय देना है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है जिस पर बात उठेगी। इसके बाद फिर इसका दूसरा पक्ष ये भी है, मैं उस पर बात करूंगा कि क्या ये गरीबों को सिर्फ दिया जा रहा, फ्री बीज पर हल्ला हो रहा है, जबकि बैंक में हमारी और आपकी ही राशि जमा है। तो बैंकों में जो राशि जमा है उसमें करीब करीब 14 लाख करोड़ रुपया बड़े बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट के लोन को माफ कर दिया गया। तो क्या ये फ्री बीज नहीं है? इन सब पर हम लोग डिटेल में चर्चा आज आपसे करेंगे। इसलिए थोड़ा ये वीडियो लंबा होगा, लेकिन मेरा अनुरोध होगा इसको जरूर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं इस पूरे फ्री बीज कल्चर, वेलफेयर स्कीम और बड़े बिजनेसमैन और इंडस्ट्रीज के माफ किए हुए कर्जे और भारत सरकार की वित्तीय स्थिति और बिहार सरकार, चूंकि हम लोग बिहार सेंट्रिक भी बात करें तो बिहार सरकार में क्या स्थिति है उस पर थोड़ी हम लोग चर्चा करेंगे। मैं आपको ये 1-2 रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। ये मेरे हाथ में रिपोर्ट है और ये मैं दिखाने का भी प्रयास करता हूं। ये रिपोर्ट भारत सरकार के बजट से ही मैंने निकाला है और ये बजट रिपोर्ट कहता है कि भारत सरकार पर अभी कुल लगभग 196, 198 वगैरह, उसको आप प्रैक्टिकल पर्पसेस के ये मान लीजिए कि करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। 200 लाख करोड़ रुपए का, 200 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। अब ये 200 लाख करोड़ रुपए का जो कर्ज है यह 196.78, इनफैक्ट ये प्रोजेक्टेड है, तो आप इसको मान करके चलिए लगभग 200 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। भारत सरकार का बजट कितना है? 50,65,000 करोड़, यानी आप उसको मान के चलिए कि 4 गुना, मतलब जितना बजट का साइज है उसका 4 गुना कर्ज है भारत सरकार पर। यह कर्ज और बढ़ रहा है, जो ट्रेंड दिखाया जा रहा है उसी के मुतल्लिफ आपको एक कानून है या इस देश में, उसको बोलते हैं फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। वो कानून FRBM एक्ट उसको बोलते हैं। तो FRBM एक्ट ये कहता है कि जो केंद्र सरकार का कर्ज है वह GDP के तुलना में 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसको सेंट्रल गवर्नमेंट डेट बोलते हैं, कर्ज, और एक सारे राज्यों का और केंद्र मिला करके जो उसको जनरल गवर्नमेंट बजट डेट बोलते हैं, तो वो जो है 60% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रोजेक्शन ये बता रहा है, ये IMF ने इस पर बहुत चिंता जाहिर की है और आप सबको पता है कि इंटरनेशनल बॉडी है IMF, और ये बता रहा है कि अभी इनफैक्ट
आप यूँ समझें कि अभी भारत सरकार का जो आंकड़े अभी लेटेस्ट नहीं रिलीज हुए हैं, लेकिन भारत सरकार का अभी भारत का जो जीडीपी है वो करीब करीब 3.8 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, जो करीब करीब 300 लाख करोड़ के आसपास होगा। तो आप यूँ समझिए कि 300 लाख करोड़ का जीडीपी है और 200 लाख करोड़ का एक तरह से ये कर्ज है जो डिक्लेयर करता है। आरबीआई का भी रिपोर्ट है, बजट भी कर रहा है। ये आईएमएफ का रिपोर्ट मेरे हाथ में है। आईएमएफ का रिपोर्ट कहता है कि भारत सरकार जिस तरीके से राज्य और बाकी सब लोग जो कर्ज लेना शुरू किया है, तो ये करीब करीब एग्जैक्ट ये लिख रहा है आईएमएफ कि मार्च 2026 तक इंडिया का जो डेट जीडीपी रेशियो, इसको समझिए बहुत तकनीकी चीज है लेकिन मैं आपको आम आदमी की भाषा में बता देता हूं। किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में उस देश पर कर्ज कितना है उसको बोला जाता है डेट जीडीपी रेशियो। तो डेट जीडीपी रेशियो अगर किसी कंट्री का 100% हो जाए तो समझिए वो देश बर्बाद हो जाएगा, जैसे श्रीलंका बर्बाद हुआ, पाकिस्तान की स्थिति वही है, बांग्लादेश उधर ही जा रहा है। वेनेजुएला का जरूर हम चर्चा करेंगे। एक समय में लैटिन अमेरिकी कंट्री में वेनेजुएला, जहां तेल का बहुत जबरदस्त रिसोर्स था, ह्यूगो चावेज जो उनके प्रेसिडेंट हुए, कम्युनिस्ट थे, वे सोशलिस्ट थे, तो उन्होंने फ्री बीज बांटना शुरू किया 2013 में, अगर मुझे याद है ठीक से, तो उनकी मृत्यु हो गई। और अब उसके बाद से फिर जो राष्ट्रपति आए, और अभी तो उस देश की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि 200-300% डेट जीडीपी रेशियो है, कर्ज में डूब गया। वो सिर्फ फ्री बीज के चक्कर में देश बर्बाद हुआ। एक समय लैटिन अमेरिका का सबसे, इनफैक्ट साउथ अमेरिका का सबसे रिच कंट्री आज बदहाली के और बर्बादी के कगार पर है। तो आईएमएफ यही कह रहा है कि इंडिया का डेट जीडीपी रेशियो 82% हो जाएगा, 82% मार्च 2026 तक आते हैं। तो ये बड़ा डेंजरस चीज है। और ये सब क्यों हो रहा है? तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर है, यानी उसके रख रखाव, सैलरी, मंत्रियों के खर्चे, अनाप शनाप जो नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है, उसके कारण ये चीजें हो रही है। ये कुछ आंकड़े मैंने आपको बताए हों। अब थोड़ा आइए कि इस पर थोड़ा बात करते हैं आपसे कि अन्य राज्यों की क्या स्थिति है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। यह रिपोर्ट बता रहा है कि इसके पहले एक पिक्चर दिखाते हैं कि कैसे कुछ टैक्स पेयर्स ने बनारस में एक प्रदर्शन किया और ये कहा कि मुफ्त की चुनावी रेवड़ियां देश के लिए घातक, रोक लगाना नितांत आवश्यक। ये सब ऐसे नारे उठ रहे हैं और ये सारी चीजें हो रही हैं। ये एक स्क्रीन पर देखिए, हाई प्राइस ऑफ फ्री बीज एंड सब्सिडीज। महाराष्ट्र का 960 बिलियन यानी 96,000 करोड़ रुपया उसी तरीके से सबका है। मतलब ये 5,500 करोड़ झारखंड का, छत्तीसगढ़ का 8,300 करोड़, इसी तरीके से सबका ये आंकड़ा आप अपने स्क्रीन पर देखिए। इसके बाद मैं आपको एक और आंकड़ा दिखाने का प्रयास करता हूं। ये आंकड़ा बता रहा है कि सबसे ज्यादा खराब स्थिति रेवड़ी बांटने के कारण जिस राज्य की हुई है वह राज्य पंजाब है। पंजाब की इतनी खराब स्थिति है कि ये एक और रिपोर्ट है, फ्री बीज अनाउंस बाय स्टेट्स 2022-23। ये कह रहा है कि कौन कौन सी सरकारों ने अपना टैक्स, जितना उसका टैक्स से प्राप्ति होता था उसका कितना प्रतिशत फ्री बीज पर खर्च कर रहा है। इसमें आंध्र प्रदेश 30.3%, यानी जितना उसको टैक्स से कमाई होती है उसका 30% वो इसी में खर्च करता है। बिहार का 2.7%। सबसे ज्यादा खतरनाक है पंजाब। पंजाब का जो अपना टैक्स से कलेक्शन होता है उसका 45.4, यानी लगभग जितना उसकी कमाई होती है उसका आधा वो फ्री में खर्च कर दे रहा है। आपको पता है अभी जो आम आदमी पार्टी की सरकारें है, इसके पहले भी जो सरकारें थी सबका लगभग वही रवैया है। मध्य प्रदेश 28.8%। आपको याद होगा शिवराज सिंह चौहान वगैरह ने जिस तरह से रेवड़ियां बांटी। बंगाल में ममता दीदी 23.8 यानी 24%। अब 1/4 जो स्टेट का पैसा, मान लीजिए अगर 100 रुपया कमाई होती है
तो 25 रुपया वो रेवड़िये में बांट देता है। इसी तरह से झारखंड में आप देख रहे हैं जो मैया सम्मान योजना, अबुआ योजना, उसी पर सरकार भी पब्लिक का वोटिंग भी अभी कुछ इसी तरीके से 26.73 इसको 28% मान लीजिए। यानी झारखंड की अगर 100 रुपये टैक्स से कमाई है तो 27% इसी चीज में खर्च किया जाता है। आंध्र प्रदेश, वहाँ एक अलग कल्चर है। आंध्र प्रदेश की भी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो रही है। अब चूंकि उसके सपोर्ट से चल रहा है केंद्र में सरकार, तो चंद्रबाबू नायडू अपना उसमें उस पर समझिए कि धमकी दे करके मांग रहे हैं इनका 30.30, यानी 100 रुपया अगर इनका टैक्स से कमाई है तो 30 रुपया इसी में खर्च कर दे रहा है। मैं पहले कुछ आंकड़े बता देता हूं, उसके बाद मैं इस बात करूंगा। अब थोड़ा ये बिहार की स्थिति, बिहार में जो लोग उछल कूद करते रहते हैं, एनडीए की सरकार और यहाँ के प्रवक्ता लोग पूरा उछल कूद करते हैं, इनकी स्थिति मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मेरे हाथ में ये बिहार सरकार के बजट की कॉपी है 2024-25 की, यानी जो अभी चल रहा है 31 मार्च को जो खत्म होगा वित्तीय वर्ष। 2,78,000 करोड़ के आसपास का इनका पूरा बजट है। अब जरा इनका समझिए खेल, आंकड़ा समझिए कितना खतरनाक स्थिति में यह राज्य पहुंच गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिक और शारीरिक स्थिति के बारे में रोज आप चर्चा सुनते रहते हैं। अब वो मैंने जिस स्थिति में ईश्वर करे कि जल्दी स्वस्थ हो जाए, लेकिन जिस तरह का उनका स्वास्थ्य है और जिस तरह से कुछ चंद लोग इस राज्य को चला रहे हैं, इस राज्य की आर्थिक दुर्गति होना तय है। और इन आंकड़ों से आपको हम अभी स्पष्ट कर रहे हैं। ये 2,78,725 करोड़ रुपया का बजट। अब इसमें खर्च, इसका जो अपना कलेक्शन है, अपना जो कमाई है, अपने टैक्स से जो कमाई है, वो है मात्र 61,625 करोड़। याद रखिए 61,000 यानी 61,500 करोड़ रुपया इनके अपने टैक्स की कमाई है। इनका जो कमिटेड खर्चा है, यानी जो होना ही होना खर्चा है, यह जरा इसको समझ लीजिए। इसमें सैलरी पर खर्चा है 40,500 यानी 40,500 करोड़। उसके बाद ग्रांट इन एड सैलरी, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस है जिनको कुछ ग्रांट वगैरह दिया जाता है, बहुत सारी बॉडीज है जिनको ग्रांट दिया जाता है, वो भी कमिटेड लायबिलिटी है। वो है 23,914 यानी 24,000 करोड़। कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट जो धड़ाधड़ हो रहा है, उसकी सैलरी अभी ये और बढ़ेगी, ये 5,000 करोड़ के आसपास है। पेंशन 31,700 यानी 32,000 करोड़ रुपया। अब बिहार सरकार ने 2,78,000 करोड़ का इनका बजट है अब, और 3,19,000 करोड़ इस पर कर्जा है। मैंने आप सोच लीजिए, भारत सरकार का 50 लाख करोड़ का बजट और 200 लाख करोड़ का कर्जा। बिहार सरकार का 2,78,000 करोड़ का बजट और 3,19,000 करोड़ का कर्ज। इन्होंने जो कर्ज लिया है उसमें हर साल इनको 20,526 यानी 20,500 करोड़ रुपया खाली इंटरेस्ट देना पड़ता। और जो ऋण लिए हैं उसको अदायगी ये लगभग 22,392 यानी दोनों को जोड़ दीजिए तो ये जो कर्ज लिए हुए हैं महोदय, उस पर लगभग 43,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है खाली इंटरेस्ट पर और जो लोन लिए हैं उसकी अदायगी पर। और अपनी कमाई कितना है 61,000 करोड़। तो आप निकाल दीजिए 61,000 करोड़ में 42,000 करोड़ निकाल दीजिए तो लगभग 19-20,000 करोड़। और सैलरी वगैरह पर कितना खर्चा है इनका, तो सैलरी पर खर्चा आप इस दोनों को निकाल दीजिएगा तो ही लगभग 61,000 करोड़ के आसपास इनकी सैलरी पर खर्च है। इनफैक्ट कुछ ज्यादा ही है, 62,000 करोड़ के आसपास, सॉरी ज्यादा 71,000 करोड़ रुपया। तो 71,000 करोड़ रुपया सैलरी, पेंशन आदि पर खर्च है और 42,000 करोड़ रुपया खर्च है लोन के इंटरेस्ट और लोन की अदायगी में। और इनकी अपनी कमाई है 61,625। बाकी से केंद्र से जो पैसा उसा आता है उसको मिला जुला करके किसी तरीके से काम चल रहा है। सॉरी, ये मैं कुछ कम ही बता दिया। इनका जो उधारी है अभी जो
इन पर उधारी है बिहार सरकार पर 3,48,370 करोड़ रुपया। 2,78,000 करोड़ का बजट और 3,48,000 करोड़ रुपया की उधारी, ये इनकी स्थिति है। अब आप इन चीजों से आप समझ लीजिए, अपनी कमाई, आपको मैंने बता दिया कि इनकी अपनी कमाई से ज्यादा इनको सैलरी पर खर्च है और बाकी चीजों पर खर्च है। मैंने अभी बताया कि 50 लाख करोड़, मान लीजिए 50,65,000 करोड़ केंद्र सरकार का बजट और 200 लाख करोड़ का कर्जा। इसीलिए करीब करीब, अगर मुझे ठीक से याद हो तो 20 से 25 लाख करोड़ रुपया तो खाली केंद्र सरकार का इंटरेस्ट वगैरह में चला जाता है ऋण के अगेंस्ट। बिहार सरकार का बजट 2,78,000 करोड़, कर्जा 3,48,000 करोड़, अपनी कमाई 60-61,000 करोड़ के आसपास है और 42,000 करोड़ मात्र इंटरेस्ट वगैरह देने में लगता है। अब इसके ये जो मुफ्त रेबड़ी बांटने का जो कल्चर है, इसके कारण हो क्या रहा है, इस पूरे इकोनॉमिक्स को समझिए, उसके बाद फिर हम अगले आयाम पर आपसे बात करें। आप देख रहे होंगे कि इस देश में और खास करके बिहार में भी जितना नॉन टैक्स रेवेन्यू, इसका लगभग, नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब होता है कि जो टैक्स के अलावा जो चीजें हैं उसको नॉन टैक्स रेवेन्यू करता है, उसकी संख्या भी बहुत बढ़ रही है। आप यहां देखिएगा, बेतहासा सब चीज में, बालू से लेके, गिट्टी से लेके, ईंटा से लेकर के, हेलमेट से लेके, फलाना, सब चीज में लगातार बेतहासा लोग बढ़ाते जा रहे। इसका परिणाम क्या होता है? क्योंकि राशि तो आपके पास सीमित है और आप रेबड़ी बांटना शुरू कर दिए हैं, तो आपको उसको पूरा करने के लिए दो ही उपाय हैं, या तो कर्ज लीजिए या नहीं तो आप टैक्स बढ़ाइए, नॉन टैक्स बढ़ाइए, जो इस देश और इस राज्य में बेतहासा बढ़ा है। आपने देखा लगातार, इसके पहले ये तो बीजेपी को झटका लगा तो इस बार बजट में थोड़ी राहत दी गई, लेकिन बाय एंड लार्ज जिस तरीके से मिडिल क्लास इसमें पिस रहा है, या फॉर दैट मैटर जीएसटी वगैरह बढ़ने के कारण पूरे देश में जिस तरह से हाहाकार मचा है, तो जब आप टैक्स ज्यादा वसूलिएगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी ज्यादा लीजिएगा, कर्ज ले लीजिएगा, उसके कारण क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी। पब्लिक के हाथ में, जनता के हाथ में, पॉकेट में पैसा नहीं, तो जब पैसा नहीं है तो बाजार में पैसा खर्च नहीं करेगा, तो जब बाजार में पैसा खर्च नहीं करेगा तो मांग नहीं बढ़ेगी, जब मांग नहीं बढ़ेगी तो सप्लाई चेन रुकेगा, जब सप्लाई चेन रुकेगा तो जो मैन्युफैक्चर हो रहा है उसमें गिरावट आएगी, जब उसमें गिरावट आएगी तो उसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो छटेंगे। इसलिए आप देख रहे होंगे कि बेतहासा बेरोजगारी बढ़ रही है। ये पूरा साइकिल समझने की कोशिश करे जनता। दुर्भाग्य इस देश और इस राज्य का क्या है कि इंटायर वोटिंग पैटर्न विसिएट हो गया। लोग जाति के नाम पर, मुफ्त की रेबड़ी के नाम पर, कुछ वादों के नाम पर उलूल जुलूल। एक मैं वीडियो किसी का सुन रहा था, वो वीडियो आपको अच्छा नहीं भी लग सकता है, लेकिन फैक्ट बताए, बिहार और यूपी के लोग पलायन करके दूसरे राज्यों में जाते हैं कमाने, वहां गाली सुनते हैं, बेइज्जत होते हैं, जलील होते हैं, और चुनाव के समय आते हैं और फिर उसी जाति, उसी रेवड़ी, उसी धर्म और उन्हीं चीजों पर वोटिंग देते हैं। तो वोट यहां आके आप कर रहे हैं ना उन्हीं चीजों पर, तो आपके राज्य में बदलाव क्यों होगा? अगर आपको दिल्ली में कोई गाली देता है, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, चेन्नई में कोई गाली देता है, तो आपको बुरा क्यों लगता है? बात तो सही है कि वहां अगर आप जा रहे हैं तो उस राज्य में भी बोझ तो अब बढ़ता ही है, उसके सिविक एम्यूनिटीज पर, उसके सारे सिस्टम पर बोझ बढ़ता है। तो ये तरक्की यहां क्यों नहीं होती? यहां पर वोट क्यों नहीं पड़ता है कि फैक्ट्रियां लगे? यहां पर वोट इस बात को लेकर के क्यों नहीं पड़ता है कि विकास हो? क्यों यहां 20 साल से नीतीश कुमार हैं और कोई भी सब्सटैंशियल इंडस्ट्री नहीं लगी? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खत्म है, सिर्फ ये पैसा वसूलना है। उसका रोड बना दीजिए, उसका बिल्डिंग बना दीजिए, उसका नाला बना दीजिए, और उसके बाद बहाली के नाम पर आप सोच करके देखिए, जो अभी लोग भाषण दे रहे हैं कि 10 लाख और बहाली करेंगे, अगर 10 लाख और बहाली करेंगे तो आपको बता दे रहे हैं अभी लगभग 61-62 हजार करोड़ रुपया जो सैलरी वगैरह में खर्च हो रहा है,
अगर ये 10 लाख और बहाली हुई तो ये बढ़कर के 1.25 लाख करोड़ हो जाएगा। तो 1.25 करोड़ रुपया खाली सैलरी पर जाएगी, पेंशन पर जाएगा अलग, सूद जो लिए हैं उस पर, तो कुल मिला जुला के या आप समझ लीजिए कि 3 लाख करोड़ का तो ही वारा नहीं आ रहा। तो 3 लाख करोड़ का बजट, 3 लाख करोड़ के बजट में आधा सैलरी पेंशन में दे दीजिए और आधा सूद की अदायगी में दे दीजिए। बाकी आप ठन ठन गोपाल, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। तो उसके कारण फिर आप टैक्स बढ़ाइएगा। तो जनता तो ये पूरे साइकिल को समझे, मैं आपको साइकिल बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बहुत जबरदस्त बहस हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट इस बार लगता है कि इस पर बहुत सख्ती से इस पर कोई आदेश आएगा। सुप्रीम कोर्ट में यह भी बात चल रही है कि इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाने का एक चुनाव आयोग एक गाइडलाइंस जारी करे और उसके लिए एक कमेटी बनाई जाए। उस कमेटी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रहे, उसमें रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि रहें, सेबी के प्रतिनिधि रहें, नीति आयोग के प्रतिनिधि रहें और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के प्रतिनिधि रहें और एक फॉर्मेट बनाया जाए कि इससे बाहर जाकर के पॉलिटिकल पार्टी अनाप शनाप नहीं खोलेगा। अभी आप उठा के देख लीजिए, जब से शिबू सोरेन जेएमएम वहां जीती है, हेमंत सोरेन जीते हैं और वो माई बहन सम्मान योजना वहां कुछ चलाए, उसके कारण जो वोट पड़ा और लोगों में यह है कि इसके कारण जीते। उसके बाद देखिए होड़ लग गया, केजरीवाल उधर घोषणा किए कि हम कवच देंगे, बस फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री। उसके बाद अभी तेजस्वी जी घोषणा किए कि हम माई बहन सम्मान योजना में 2,500 रुपया देंगे। नीतीश जी घोषणा किए कि हम साइकिल देंगे, फ्री दे रहे हैं, पोशाक देंगे, ये देंगे, वो देंगे, सब मैंने फ्री में देना शुरू। अब इसके कारण जबरदस्त होड़ लगी। साउथ का तो और बुरा हाल है, पंजाब का मैंने बताई दी। पंजाब का तो स्थिति यह है कि अगर नहीं संभला तो पंजाब बिल्कुल एकदम, जिसको बोलते हैं उसको डेट ट्रैप बोला जाता है, कर्ज के जाल में फंस जाएगा उसकी पूरी इकोनॉमी। एक तो वैसी इकोनॉमी वहां की बहुत खराब हो चुकी है। उसके बाद आंध्र प्रदेश की वही स्थिति है, तमिलनाडु की वही स्थिति है, महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है जो सारा पॉपुलिस्ट इसकी। तो कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे इशू को बहुत गंभीरता से देखा जा रहा है कि जहां ये संविधान के जितने अनुच्छेद हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कुछ पब्लिक वेलफेयर स्कीम की बात है, लेकिन वो उसका एक एम्बिट होना चाहिए। अब आप यहां देखिए, प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री जी जहां तहां घोषणा कराएंगे 400 करोड़ तुमको, 200 करोड़ तुमको। ये आप ये तिजोरी आपकी है क्या? ये तिजोरी राज्य सरकार की है, राज्य की जनता की है और संविधान में उसका प्रावधान दिया हो। बिहार में अजीब स्थिति है। आप ये समझ लीजिए कि एक बीसीएफ बोलता है, बिहार कंटीजेंट फंड, बीसीएफ बनाया गया था एक विशेष उद्देश्य से कि कोई आपदा आएगा, कोई अचानक कोई बड़ी चीज हो जाएगी, कोई वारदात हो जाएगी, ताकि उससे पैसा निकाल करके हम खर्च करेंगे और फिर उसमें पैसा वापस दे देंगे। आप उठा के देख लीजिए बिहार सरकार का पूरा फाइनेंस और बजट। और बड़े गर्व से लोग बोलता उन्होंने जितना घोषणा की उसको हम लागू कर दिए। मेरी एक सप्ताह पहले फाइनेंस के एक बहुत ही बड़े अधिकारी से बात हो रही थी, मैं उनका नाम नहीं बताऊं। उन्होंने कहा कि हम लोग परेशान हैं, मुख्यमंत्री जी वहां जाते हैं, उनको कुछ याद नहीं रहता, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, उनकी तो याददाश्त खत्म हो चुकी है। अब वो कुछ से कुछ वहां बुलवा देता है, घोषणा करा देता है, उसके बाद यहाँ पर जो लॉबी बैठा है वो मुख्यमंत्री जी के पास, वो यहाँ फाइनेंस में प्रेशर डालता है। मुझको स्मरण है एक विभाग के प्रधान सचिव से एक अनौपचारिक बात हो रही, तो झटके में उनके मुंह से निकल गया। उन्होंने कहा कि 200-300 करोड़ रुपया तो हम वित्त विभाग से यूं ही झटक लेते। अभी अजीब स्थिति हो गई है, विभाग में एक यूटोपियन प्रोजेक्ट बनेगा, उसका पावर पॉइंट बनेगा, मुख्यमंत्री को ग्रीन पिक्चर दिखाया जाएगा और उसके बाद उसका फाइल बढ़ा करके सैंक्शन ले लिया जाएगा और 300, 400, 500 करोड़ रुपया जो ही घटक गया। एक बड़ा अजीब योजना, वो हालांकि भला हो उस वक्त एक बहुत बड़े अधिकारी का जो फाइनेंस में थे, उनके ऑब्जर्वेशन के बाद वो रुक गया। योजना क्या लाया गया था कि पटना में जो सीवर का पानी है वो जा रहा है गंगा जी में, तो गंगा नदी पॉल्यूटेड हो रही। उसके लिए नमामि गंगे योजना तो है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तो बन रहा है, लेकिन उसमें अभी देर हो रही है।
तो हम लोग एक ऐसा लिक्विड लाएंगे, केमिकल लाएंगे जो नालियों में डाल देंगे और वो हार्मफुल बैक्टीरिया को मार देगा। अब आप सोच के देखिए। और इसका कितना साइज था अगर मुझे ठीक से याद हो, और मैं इसी उनको कोट करके बता रहा हूं, फाइनेंस के बहुत बड़े अधिकारी थे। उन्होंने कहा कि उसका 150 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट था, और वो प्रोजेक्ट, वो टेक्नोलॉजी जो कभी टेस्ट भी नहीं हुई थी, तो बाद में उसको सबोटेज किया गया, उसको हटाए। तो ऐसे रोज स्कीम्स यहां बनते रहते। यहां पर योजनाएं उस उद्देश्य से नहीं बनती है कि कोई इसका पर्पस है, इसलिए बनाया जाता है कि किसके पॉकेट में कितनी धनराशि जाएगी। तो अब मैंने आपको ये दोनों उदाहरण दिए। वेनेजुएला का उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि एक समय साउथ अमेरिका का सबसे अमीर कंट्री, जिसके पास ऑयल का इतना बड़ा रिजर्व था, तो उसके पास जब राशि आना शुरू हुआ तो बेतरतीब इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, इंडस्ट्रीज में खर्च करने के बजाय, एग्रीकल्चर में खर्च करने के बजाय इसी तरह के फ्रीबीज बांटना शुरू किया। ह्यूगो चावेज उनका नाम था। उनकी मृत्यु हो गई 2013 में। उसके बाद जो राष्ट्रपति आए उन्होंने भी उसी कदम को चलाया, और अभी स्थिति इतनी खराब हो गई कि देश कंगाली और बदहाली के कगार पर खड़ा है। यहां अगर केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकार और जनता और टैक्स पेयर, मुझे खुशी है कि इस रेट पिटीशन में, इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में टैक्स पेयर्स एसोसिएशन भारत करके एक संस्था भी इंटरवेनर बनी है। वक्त आ गया है कि सभी टैक्स पेयर्स, चाहे वो किसी स्केल के हो, टैक्स पेयर हर कोई है, कोई डायरेक्ट टैक्स देता है इनकम टैक्स के माध्यम से, लेकिन जो सामान खरीद रहे हैं उसमें भी टैक्स लगता है, वो जीएसटी है। रोड पर चलते हैं, टोल प्लाजा, वो भी टैक्स ही है। तो जितने तरह के यहाँ टैक्स है, हम ही लोग के पैसे हैं, उस पैसे का सदुपयोग हो, दुरुपयोग नहीं। गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर घटना चाहिए। बिहार सहित अन्य राज्य और देश में भी वही स्थिति है। मिनिस्टर्स और बड़े ब्यूरोक्रेट्स लगता है कि राजा है, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, उसको कोई अधिकार नहीं है। वह इस खजाने का कस्टोडियन है, इस खजाने का मालिक नहीं है, लेकिन ये लोग खजाने का मालिक होने जैसा बिहेव करते हैं। आपको याद है प्रधानमंत्री जी आए थे आरा, घोषणा किए बिहार को कितना देंगे, 50 लाख करोड़, 60 लाख करोड़, 100 करोड़, 125 करोड़। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? यहां मुख्यमंत्री जी जाते हैं और अखबार वाला को मेंटल बैंकरप्सी देके लिखता है कि इस जिले को इतने करोड़ की सौगात दे दी गई। पुराने जमाने में राजा महाराजा अपने बच्चों के बर्थडे में बांटते थे गिफ्ट। जमींदार लोग पर्व त्योहार में रेवड़ी बांटते थे। तो आप जमींदार हैं क्या? आप राजा महाराजा हैं क्या? आप कोई क्राउन है क्या? ये प्रजातंत्र है। तो इस मीडिया को भी इस पर सख्ती से बात करना चाहिए। और नासमझ रिपोर्टर, नासमझ पत्रकार उसको बड़ी प्रशंसा करता है कि मुख्यमंत्री जी आए, नीतीश कुमार ने बांका जिलों को 200 करोड़ की सौगात दे दी। बेटे का बर्थडे है क्या, सौगात दे रहे हैं? इन चीजों पर रोक लगनी चाहिए। नागरिक होने के नाते हम सब की अपेक्षा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर बहुत मजबूत निर्णय ले, कठोर निर्देश दे, और ये बंद होना चाहिए। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जैसा मैंने बताया कि राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं, तत्कालीन वित्त मंत्री ने यह कहा कि 2014 से लेकर 2024 तक 14 लाख करोड़ रुपया बैंकों ने माफ कर दिए। तो बैंक में भी तो हमारे पैसा था, और माफ अपने बाबूजी के घर से तो किए नहीं हो, वो तो अंततोगत हमारे और आपके पॉकेट से जाएगा। टैक्स के थ्रू जाए, नॉन टैक्स के थ्रू जाए, फाइन के थ्रू जाए, रॉयल्टी के थ्रू जाए, सेस के थ्रू जाए, जैसे जाए, लेकिन जाना तो वहीं से। इसलिए यह भी बंद होना चाहिए। अंबानी अडानी के कर्ज क्यों माफ होंगे? वो भी एक फ्री रेबड़ी है। इस रेप पिटीशन में हमारी अच्छी अपेक्षा है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर भी एक कठोर निर्णय दे, और राज्य और देश का खजाना संविधान के अधिकार से, संविधान के प्रावधान के हिसाब से चलेगा, न कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्रियों और अधिकारियों के व्हीम से चलेगा। उनके दान और उनके सौगात देने की प्रवृत्ति से नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। इसलिए मैं यह प्रश्न जनता के हवाले आपके डोमेन में छोड़े जा रहा हूं। आप अपनी राय हमें जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और हमारा पता भी इस चैनल में दिया हुआ है।
फिलहाल हमें इजाजत दी और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक।